इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अरे के बारे में। सबसे पहले आप अरे की बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए। अरे इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। उसके बाद में एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, इट कैन हेल्प अस स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब होता है कि जो एक अरे होता है वो हमें बहुत सारा सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करने में मदद करता है सेम आइडेंटिटी से। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमने मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर ऐसा लिखा INTX। इससे हम ये जानते हैं कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में X के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। इस मेमोरी में एक INT टाइप का नंबर रखा जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमें ऐसा कुछ करवाना है कि हमें ऐसे 5 ब्लॉक्स चाहिए जिसमें कि हमें एक एक इंटीजर टाइप नंबर सभी पांचों ब्लॉक में सेव करना हो। उसके लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं INT। ये सिंटेक्स होता है अरे को डिक्लेयर करने का। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पर 5, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज और सेमीकोलन। इससे ये होगा कि 5, 2, 3, 4 और ये 5, ये हमारे लिए 5 नंबर। इस बार एक नंबर की जगह पर 5 नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम के अंदर। ये डायग्राम बना लीजिए आप, ये वाला। उसके बाद में अरे में एक चीज़ होती है, अरे इंडेक्सिंग। मतलब कि अरे जो एक लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट के जैसी। तो फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसी लिस्ट है, फिर से 5 की लिस्ट है। अब इसमें हम 5 नंबर स्टोर कर सकते हैं, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब जब हम वैल्यू की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अब सिंगल ये जो है ये X5 का केस है। मतलब कि 5 के अरे का केस है जिसका नाम X है। इस अरे का नाम X है। और यहाँ पर हम बात करते हैं INTX की, तो इसका नाम X है। अब जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में इस पर्टिकुलर की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू जब हमें यूज़ करनी हो तो हम सिर्फ X लिख देते हैं। लेकिन हम इसमें सिर्फ X नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें X के अंदर भी 5 ब्लॉक्स हैं। इसलिए हमें सबको अलग अलग जो है अलग अलग पार्ट में लेना पड़ेगा। इसके लिए हम इंडेक्सिंग इस टाइप से की जाती है कि अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो आप लिख लीजिए इंडेक्सिंग इन अरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब हमें ये पता है कि अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो अब जब हमने ये 5 की अरे डिक्लेयर करी है तो हमें ये पता है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब कि जब 5 नंबर की अरे रहेगी, 5 एलिमेंट्स की अरे रहेगी, तो लास्ट वाला एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो साइज से एक कम होगा। ये अच्छे से समझिएगा आप। ये साइज से इसलिए कम होता है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती तो फिर यहाँ पर 5 आ जाता और फिर सब परफेक्ट हो जाता। लेकिन जिन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है, जिन्होंने अरेस्ट को डिज़ाइन किया है, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन करी है, उन्होंने ऐसे रूल सेट करे हैं कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और साइज -1 तक चलेगी। अब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इट कैन हेल्प अस स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिटी। तो सिंगल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? अरे में जब मेमोरी एलोकेट होती है तो जैसे कि हमने देखा था कि जब X वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी तो उसका कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है 1 2 3 4। ये है पर्टिकुलर X के केस में और ये है X5 का केस।
तो इसमें इसको एड्रेस एलोकेट हो गया। अब इस वाले पर्टिकुलर में अरे में इसको भी एड्रेस मान लीजिए कि अब ये अलग अलग प्रोग्राम में है, ये अलग प्रोग्राम में है और ये अलग प्रोग्राम में। इस पर्टिकुलर को एड्रेस एलोकेट हुआ 1 2 3 4 इस ब्लॉक को, मतलब कि x0 को। इसको हम रेफ़र करेंगे x0 से, इसको x1 से रेफ़र किया जाता है और लास्ट एलिमेंट को x4 से रेफ़र किया जाता है। तो अगर इसका एड्रेस 1 2 3 4 है और INT टाइप किया रहे तो फिर ये 4 ब्लॉक का 4 बाइट्स का होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर ये जो एलिमेंट होगा ये इसके जस्ट बाद ही होगा 1 2 3 8, फिर इसके जस्ट बाद ही होगा 1 2 4 4 2, उसके बाद में 1 2 4 4, मतलब कि कंटिन्यूस मेमोरी में कंटिन्यू 4 बाइट एक अरे को मिलते जाएंगे। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई हो। उसके बाद में अब हम वही ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करेंगे। मैं एक ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव इस बार हमारा है कि टेक 10 INT टाइप इनपुट फ्रॉम यूज़र, स्टोर देम इन RAM एंड प्रिंट देम ऑन स्क्रीन। अब इसको करने के लिए हमें एक 10 नंबर की 10 INT टाइप की अरे लेनी पड़ेगी। उस अरे में हमें एक एक करके सारे 10 नंबर इनपुट करवाने पड़ेंगे और बाद में आउटपुट करवाने पड़ेंगे। ये इनपुट और आउटपुट के बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन हम सबसे बेसिक टेक्निक देखेंगे और सबसे जो क्लेवर टेक्निक होगी जो हम अभी तक सीख चुके हैं उसका यूज़ करके हम ट्राई करेंगे इसको करने का। तो इसके लिए हम डायरेक्ट कोड लिखते हैं। कोड के थ्रू ही मैं आपको समझा सकता हूँ, ऐसे समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसमें पुरानी फाइल्स कुछ भी नहीं, तो हम नई फाइल से स्टार्ट करेंगे abcd.c। उसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे abcd.c को। इसमें हम हमारा कोड लिखेंगे, stdio.h को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में मेन फंक्शन। अब हमें यहाँ पर एक अरे लगेगी 10 साइज़ की जिसमें कि 10 नंबर स्टोर हो सके। इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, मतलब कि जो लास्ट ब्लॉक होगा उसका इंडेक्स होगा 9। तो अब हमें नंबर इनपुट कराना है, तो हम printf यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे, फिर से एंटर अ नंबर। उसके बाद में scanf %d टाइप की, क्योंकि INT टाइप की अरे है। ये जो अरे होती है किसी और टाइप की भी हो सकती है और वो बिल्कुल यूज़ भी करेंगे हम फ्यूचर में। एक टॉपिक आएगा स्ट्रिंग ऑपरेशंस नाम से, उसमें हम सारी चीज़ों का कंबाइंडली यूज़ करेंगे। काफ़ी जब तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, अगर आप प्रोग्राम्स को वर्कआउट करके देखते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, तो आपको आगे जाके सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड होने वाला है। इसको हम स्टोर एड्रेस ऑपरेटर का यहाँ पर भी यूज़ होगा और इसको हम 0 इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। अब ऐसे हमें 10 बार लिखना पड़ेगा। 10 बार क्यों? तो 10 नंबर इनपुट कराने इसलिए 10 बार लिखना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें फिर हम इंडेक्स चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स पहले 0 था, फिर 1 होगा, फिर हम 2 में स्टोर करा लेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टोर करा लिया। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे printf इनपुट कंप्लीट। इनपुट कंप्लीट होने के बाद में आउटपुट कराना है, तो आउटपुट के लिए printf 0th एलिमेंट ऑफ द अरे इस %d। यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करा लेंगे x ऑफ 0 की। ऐसा ही हमें फिर से 10 बार करवाना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें भी हमें ये सारा चीज़ कुछ नंबर चेंज करने पड़ेंगे सारे। ये 1 2
थोड़ा सा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो इस तरीके से ही सिखा सकता हूँ। सॉरी, वैल्यूज़ भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंट करानी, तो इन सबको भी चेंज करना होगा, नहीं तो जीरोथ एलिमेंट ही बार बार प्रिंट हो जाएगा। एक गलती करी मैंने, उसको भी सुधारूंगा। लाइन चेंज करवाना मैं भूल गया हूँ हर हर सेंटेंस में। इसको सेव करके हम कंपाइल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम में रन कर लेंगे। तो एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल हमारा पहला नंबर है, इसमें हम 1 से लेकर 10 तक इनपुट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ टेस्ट करना है। तो यहाँ तो 0 से 9 तक कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनपुट कंप्लीट हो गया, आउटपुट आ गया x। जीरोथ एलिमेंट इज 0, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 3। अभी तक बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं। इसमें हम चाहें तो कुछ और भी इनपुट कर सकते हैं, अननोन्स नंबर भी इनपुट करके देख सकते हैं, तो भी आउटपुट सही साट ही आएगा। ये देखिए, आप जैसा इनपुट किया था वैसा का वैसा आउटपुट आ रहा है। अब ये प्रोग्राम को देख के आपको अभी तक ये आइडिया आ जाना चाहिए था कि ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ ये एक नंबर चेंज हो रहा है। जब भी रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है, रिपीटेटिव कोडिंग होती है, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। और लूप्स में भी हम यहाँ पर नंबर चेंज कर सकते, यहाँ पर हम एक वेरिएबल प्लेस कर देंगे जो कि 0 से 9 तक जाएगा। उससे हमारा काफ़ी काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप ये वाला जो प्रोग्राम है इसको पूरा लिख लीजिए अच्छे से। ये वाले प्रोग्राम को पूरा लिख लीजिए, भले से ये दो स्टेटमेंट्स लिखिएगा और फिर डॉट 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 करके आखिरी वाला लिख लीजिएगा। और आउटपुट के केस में भी दो स्टेटमेंट्स लिखिएगा यहाँ तक, और उसके बाद में डॉट 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 करके एंड के दो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप थोड़ी सी हम अप्रोच को चेंज करते हैं। अब हम इसको कोड को थोड़ा सा क्लीन और ऑप्टिमाइज दिखाएंगे। ये जो हमने अभी कोड लिखा था ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला कोड था, इसका कोई सेंस नहीं है ऐसा कोड लिखने का। अब हम सेम काम करेंगे, सेम अरे का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम प्रोसेसिंग जो करेंगे वो लूप्स के थ्रू करेंगे। फिर से मेन फंक्शन x और फिर 10 नंबर का अरे लिया हमने। उसके बाद में एक इसके साथ में अरे के साथ में ही हमने एक वेरिएबल लिया y जो कि लूप चलाएगा। सबसे पहले y को 0 असाइन कराया, उसके बाद में वाइल। अब कंडीशन बनानी तो कंडीशन बनेगी जब तक कि 9 के बराबर y नहीं हो जाता, सॉरी, जब तक ये लूप जो है ये 0 से लेके 9 तक चलेगा। आइटरेटर हम y प्लस प्लस यूज़ करेंगे। y प्लस प्लस यूज़ करने से पहले 0 से चलेगा, फिर 1 से 2 से जब तक चलेगा जब तक 9 हो जाएगा। जैसे 10 हो जाएगा अगले चक्कर में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैनफ स्टेटमेंट का। सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंटफ एंटर % डी एलिमेंट, और यहाँ पर हम y प्रिंट करा देते हैं। अब आप बोलेंगे कि y प्रिंट क्यों कराया, तो ये मैं आपको जब प्रोग्राम रन होगा जब समझाऊंगा। इससे होगा ये कि यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो एंटर 0th एलिमेंट, यहाँ पर हम th कर देते हैं। इससे होगा ये कि जब भी ये लूप चलेगा, फॉर एग्जांपल कि ये लूप चला 0 के लिए, तो एंटर 0th एलिमेंट, एंटर फर्स्ट एलिमेंट, एंटर सेकंड एलिमेंट, एंटर थर्ड एलिमेंट, ऐसा हमारे सामने आउटपुट आएगा यूज़र इंटरफेस में। उसके बाद में यहीं से हम स्कैनफ करके वैल्यू हमारी स्टोर कर लेंगे %x2, और यहाँ पर हम लिखेंगे y, क्योंकि यहाँ पर x0 x1 x2 ये सब आ रहा था, तो उसकी जगह पर हम y लिखेंगे। ये समझना, ये वाला पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो पीछे जाकर ये वाला पार्ट फिर से देख सकते हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूप्स के थ्रू प्रोसेसिंग करिए। एक हमने वेरिएबल ले लिया, जहाँ जहाँ पर भी 0 1 2 3 आ रहा था वहाँ पर y लिख दिया, और फिर आइटरेटर के ज़रिए सारे प्लेसेस को एक एक बार विजिट कर लिया। अब यहाँ तक जब तक आएंगे जब तक y की वैल्यू 10 हो चुकी होगी, क्योंकि लास्ट चक्कर में ये 10 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल आगे जाएगा।
इसको हम वापस से 0 करा लेते हैं क्योंकि अब हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है और वैल्यूज प्रिंट भी 0 से 9th एलिमेंट तक ही होगी, तो वैल्यूज प्रिंट करा लेते हैं। इस बार हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं ताकि आपको सारे लूप्स के फॉर्मेट्स याद रहे। इनिशियलाइजेशन y = 0, यहाँ पर int y = 0 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिक्लेरेशन ऊपर हो चुका है। उसके बाद में आती कंडीशन, तो y < 9, सेम कंडीशन, और आइटरेटर आएगा y++। इसके ज़रिए हम वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, printf वैल्यू ऑफ %d एलिमेंट इज %d। उसके बाद में \n, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले %d वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इज, और यहाँ पर आगे उसकी वैल्यू x(y). उसके बाद में यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा, रिटर्न 0, वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, सब बढ़िया है। आई होप आपको लूप के थ्रू अरे की प्रोसेसिंग अच्छे से समझ आई हो। ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है और हम जब भी अरेज का यूज़ करेंगे हम लूप्स के थ्रू ही यूज़ करेंगे। कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, इसको हम रन करके देख लेते हैं। एंटर 0th एलिमेंट, तो हम इस बार 1 से लेकर 10 तक डाल के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। तो वैल्यू ऑफ 0 एलिमेंट इज़ 1, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज़ 2, वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट इज़ 3। ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड में हमने थर्ड डाला, थर्ड में 4 डाला, तो सेकंड में थर्ड आ रहा है, थर्ड में 4th आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है। ये वाले प्रोग्राम को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप चाहे तो इस वाले लूप को भी फॉर लूप की तरह लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस वाले लूप को भी वाइल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जैसा आप प्रेफर करें। कोई उसमें बड़ी बात नहीं। आपको अगर फॉर लूप यूज़ करना सही लगता है तो आप दोनों जगह फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ़र्क यही पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर भी फॉर लूप यूज़ करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस फिर भी लगेंगे क्योंकि अंदर 2 स्टेटमेंट थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है इसलिए फॉर लूप का यूज़ कर लिया। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको किन चीज़ों का कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट माइंड का गेम है। आप जैसा चाहें वैसा प्रोसेसिंग करा सकते हैं। आपको मैनुअली प्रोसेसिंग करानी है तो बैठ के Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट दबाते जाइए 100 बार, अगर 100 एलिमेंट किया रहे तो। सब कुछ कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना स्मार्ट है और आप कितनी स्मार्टली इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। जैसे कि लूप है, इफ स्टेटमेंट है, इन सब को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते, कैसे यूज़ करते, बिल्कुल कम्प्लीटली आपके ऊपर। इससे हमने सीखी अरे की प्रोसेसिंग। अब हमारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो चुका है दोनों तरीके से, मैनुअली भी और लूप्स के थ्रू भी। दोनों केस में पूरा आउटपुट नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद में अब हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमने लॉजिक सीखे वो लॉजिक्स क्या काम आते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में हमें ऐसा कराना है, स्टोर 10 नंबर्स इन अरे थ्रू इनपुट एंड प्रिंट देयर सम ऑन स्क्रीन। इसमें हमें कुछ नहीं कराना है। 10 नंबर अरे में यूज़र से इनपुट लेके स्टोर कराना है और उनका सम प्रिंट करना है। सुनने में काफ़ी सिंपल प्रोग्राम लगता है, लेकिन जब आप इसका कोड सोचने जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। डायरेक्टली कोड लिखेंगे इसका, शुरू से बिल्कुल कोड लिख के बताऊँ आपको। #include stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट। इस मेन फंक्शन के अंदर हमें लूप के लिए y वेरिएबल लगे और अरे के लिए एक x नाम की अरे लगेगी 10 एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम y = 0 करा लेंगे, while y is less than equal to 9, printf enter a number, scanf %d %xy। आइटरेटर लगेगा y++। यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ तक हमारा इनपुट कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर अरे के अंदर आ चुके हैं। कोई भी गार्बेज वैल्यू अरे के अंदर नहीं है। जब हमारे डिक्लेयर करते हैं तो अरे के अंदर वैसे ही गार्बेज वैल्यू रहती है जैसे कि एक वेरिएबल में रहेगी। अलग अलग ब्लॉक्स में गार्बेज वैल्यू रहती है। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक डिस्कशन है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब लॉजिक आता है हमारा सम निकालने का। तो सम नाम के लिए हमें एक और वेरिएबल लगेगा सम नाम का। तो ये हमने वेरिएबल ले लिया सम नाम का। अब इस सम को कैलकुलेट करने में अगर आपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला लॉजिक वाला सेशन देखा है तो उसमें मैंने एक्यूमुलेटर की बात करी थी।
एक्यूमुलेटर को पहले हम 0 सेट करते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को एक एक करके जमा करते जाते हैं। तो इसमें भी हम सम को एज ए एक्यूमुलेटर ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर को 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। 0 इनिशियलाइज़ करने के बाद में हम y को भी 0 इनिशियलाइज़ करेंगे, या फिर हम फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर में y इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 9, मतलब कि हर एक y प्लस प्लस, तो इससे वो सारे एलिमेंट्स के पास में अब जा सकता है ये लूप। और जैसे जैसे ये सारे एलिमेंट्स के पास जाए तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट चले, सम इक्वल टू सम प्लस वो पर्टिकुलर एलिमेंट। इससे होगा ये कि पहले तो 0 रहेगा, तो 0 प्लस फर्स्ट एलिमेंट आएगा, मतलब यहाँ पर भी 0 रहेगा फर्स्ट बार के लिए। एक काम करें, मैं आपको वर्कआउट करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं, टर्न 0। आई होप आपको ये इनपुट कैसे कराया, ये लूप कैसे काम करता है, ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। ये वाला जो y है, ये हर बार जो y की वैल्यू रहेगी उससे रिप्लेस हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्टेटमेंट को हम एक बार वर्कआउट करके देख लेते हैं। तो फॉर y इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 9, y प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ y। इसमें होगा ये कि पहले तो अब सम की वैल्यू 0 सेट है, तो x इक्वल टू 0 के लिए जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पर x 0 आ जाएगा। x 0 की मान लीजिए वैल्यू है 2, और सम की वैल्यू अभी 0 सेट हुई है पहले, तो ये 0 प्लस 2, अब सम की वैल्यू ये 0 प्लस 2 इवेल्युएट होगा जो कि 2 होगा। अब सम की वैल्यू 2 हो चुकी है। अगले चक्कर में y इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, ये y प्लस प्लस से 1 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। फिर आएगा सम प्लस एक्स 1। अब सम की वैल्यू हमें अभी के टाइम 2 है, और मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 3 है, इनपुट में ही फर्स्ट एलिमेंट 3 आया है, इनका एडिशन होगा 5 होगा, वो 5 फिर से इस सम के अंदर चला जाएगा। ऐसे करके एक एक करके सारी वैल्यूज़ सम के अंदर आखिरी तक आते आते इकट्ठा हो जाएगी, और हमारे पास में सम आ जाएगा उसका। इसके बाद में हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाली हमें सिर्फ अब वैल्यू प्रिंट करानी रह गई सम की। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अरे इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी की जगह हम सम प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर बैकस्लैश एन देंगे, इससे हमारा सम इवेलुएट होगा और सम प्रिंट हो जाएगा। कोई कंपाइलर एरर नहीं है प्रोग्राम में। हम नंबर्स इनपुट करते हैं, फिर से हम बिल्कुल बेसिक नंबर्स इनपुट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनका सम शायद 55 होता है, तो ये 55 सम आ चुका है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अरे इज 55। आप चाहें तो मैं आपको एक और टेस्ट केस रन करके बता दूं जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को 1 इनपुट करते हैं, तो उससे 10 आउटपुट आना चाहिए। तो 1 1 1 1 तो ये 10 बार जब उसने 1 का सम किया तो वो 10 आ गया। एक बार और करके देख लेते हैं। इस बार हम अननोन नंबर्स लेते हैं, 2 7 कुछ भी नंबर्स लेते हैं, और फिर इनका सम आप कैलकुलेटर से इवेलुएट कर लीजिएगा। इन सारे नंबर्स का सम 250 आना चाहिए। आप कैलकुलेटर से इवेलुएट करके देखिएगा, इसको प्रूफ करके देखिएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं। उसके बाद मैं रेकमेंड कि आप ये वाला प्रोग्राम पूरा अच्छे से लिख लें। इनपुट वाला ये जो पार्ट है ये इनपुट प्रोसेसिंग है। ये वाला जो पार्ट है, ये 2 स्टेटमेंट जो है, इनको मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद से वर्कआउट करके देख लीजिए, रैम के अंदर मॉनिटर बना के और अलग से। इसमें बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने सम को एक एज ए एक्यूमुलेटर ट्रीट किया है, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लॉजिक में किया था। ये जैसे हमने सम निकाला, अब हम एक और लास्ट डिस्कशन करेंगे। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव है। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है वही इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर among them। अब इसमें लूप्स का तो यूज़ होगा ही सही, लेकिन इसमें अब इफ़ कंडीशन इफ़ एल्स का भी यूज़ होगा। कैसे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम इनपुट प्रोसेसिंग कर लेंगे। इनपुट प्रोसेसिंग क्या होती है वो मैं सिखा चुका हूँ।
ये वाला जो पार्ट होता है यूज़र इंटरफेस और सारी वैल्यूज़ को इनपुट कराने वाला लूप से, इसको इनपुट प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनपुट प्रोसेसिंग के बाद में हमें ये वाले पार्ट को, सम वाले पार्ट को रिप्लेस करना है। यहाँ पर लॉजिक आएगा कि अब लार्जेस्ट नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी एक लूप लगेगा। लूप के लिए हमें y को फिर से 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये लूप भी हर एलिमेंट के लिए चलेगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू 9। ये भी एक एक के घर जाएगा, तो इसलिए y प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो लॉजिक आएगा वो आएगा लार्जेस्ट फाइंड करने का। तो इसमें हम सम की जगह पर वेरिएबल ले लेंगे लार्जेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर लार्जेस्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब कि मैं आपको 1 2 3 ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए कि आपकी अरे है 10 नंबर्स की। यहाँ पर कुछ वैल्यू है, हर एक के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बिठा देते हैं लार्जेस्ट को, और अब हमारा जो y है आइटरेटर है वो एक एक के घर जाएगा, 0 पे, पहले 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 9 तक। तो जब वो एक एक के घर घूम रहा होगा, जब हम उसका कंपैरिजन करवा लेंगे लार्जेस्ट नंबर से, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा हुआ, अगर ये x ऑफ y लार्जेस्ट से बड़ा हुआ, तो हम ये एक इफ कंडीशन होगी। इफ कंडीशन में अगर जो लार्जेस्ट नंबर है अभी, मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है, अगर इससे बड़ा कोई एलिमेंट होगा तो फिर वो लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अभी लार्जेस्ट नंबर है 0, तो ये इफ कंडीशन कभी चलेगी नहीं, और लास्ट में आउटपुट आ जाएगा कि ये वाला नंबर जो है ये लार्जेस्ट है। फॉर एग्जांपल अब लार्जेस्ट नंबर है 3 और 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो जब एक बार ये लूप 1 के लिए चलेगा तो लार्जेस्ट की वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके अंदर कोड ऐसा रहेगा, लार्जेस्ट इक्वल टू x ऑफ y, मतलब कि अगर बड़ा है तो फिर उसी नंबर को सेट कर दो लार्जेस्ट। ये आपको वर्कआउट करके ही देखना पड़ेगा, ये मैं ऐसे बिल्कुल नहीं समझा सकता, बस बेसिक आइडिया दे सकता हूँ आपको कि पहले हमने लार्जेस्ट को शुरू में बिठाया, अगर आगे जाते जाते उससे बड़ा मिला तो उसको सेट कर दिया, अगर आगे जाते जाते उससे भी बड़ा मिल गया तो वो उसको सेट कर दिया। अगर कोई मान लीजिए एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है वो 5 पे बैठा है, अभी 3 पे लार्जेस्ट आ गया है, तो 4 के लिए इफ कंडीशन नहीं चलेगी। 5th पे अगर बड़ा मिल गया तो वो सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, लार्जेस्ट वो सेट हो जाएगा। मान लीजिए आगे उससे कोई बड़ा नंबर है ही नहीं, तो फिर यही लार्जेस्ट नंबर हुआ, यही आउटपुट आएगा। लॉजिकली ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है। अब इसमें डिस्कशन करने वाली बात ये कि हमने सबसे पहले उसको 0 पे बिठाया है लार्जेस्ट को, तो हम लूप को 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर 9 तक ले जाएंगे। अभी जब वो 0 पर है तो अब हमें 1 से लेके 9 तक जाना है। 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन आएंगे प्रोग्राम में। इसके अंदर हम करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ लार्जेस्ट इज स्मॉलर देन x ऑफ y, मतलब कि जिस एलिमेंट पे अभी y है, जिसका इंडेक्स y में है, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो फिर उसी को लार्जेस्ट सेट कर दो। ऐसे हर बार चलेगा और आखिरी में आते आते हमारे पास में लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो प्रिंटफ लार्जेस्ट नंबर इज %d बैकस्लैशन, यहाँ पर लार्जेस्ट। बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। ये वाले पार्ट को मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार वर्कआउट करके देख ले अच्छे से। एक अरे ले ले आपके मन से, भले से ही 5 के लिए वर्कआउट करें, लेकिन वर्कआउट करके देखें और नंबर आपकी पसंद से कुछ भी ले लें। इसको हम अब एक बार रन करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम वही 1 से लेकर 10 तक नंबर डालते हैं और फिर आउटपुट 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 लार्जेस्ट नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो लार्जेस्ट इज 10। एक और बार रन करेंगे, इस बार हम 10 को लास्ट की जगह पर बीच में कहीं रख देंगे। 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9, तो अभी भी 10 ही आ रहा है, लार्जेस्ट 10 ही, मतलब कि पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट है। अननोन नंबर दे के लिख लेते हैं, बिना कुछ सोचे नंबर से इनपुट करते हैं, तो ये लार्जेस्ट नंबर 74 आ रहा है।
फॉर एग्जांपल अब हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को लार्जेस्ट रख देते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी लार्जेस्ट नंबर 25 आ रहा है। एक ऐसा भी केस देख लेते हैं जिसमें कि सारे एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट 0 है, तो सारे एलिमेंट में भी आउटपुट 0 आएगा, लार्जेस्ट नंबर इज 0। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है ये, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट सेशन में हम सर्चिंग पे बात करेंगे। सर्चिंग का कि अरे में मान लीजिए कि अरे में जो 10 एलिमेंट्स हैं उनमें से अब हमें सर्च करना है। यूज़र ने ये 10 नंबर्स पहले इनपुट कर दिए, उसके बाद में एक नंबर और इनपुट किया, उसने बोला कि ये वाला नंबर सर्च करके बताओ कि कौन से इंडेक्स पे है, कहाँ पर है। सर्चिंग एल्गोरिथम्स का हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के सेशन में सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आई रेकमेंड कि आप इस लेक्चर को कम से कम 2 या 3 बार देखें। अगला लेक्चर जब भी सर्चिंग एल्गोरिथम का आएगा उसको देखने से पहले इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को डबल करके एक बार इस वीडियो को वापस से देखें, ताकि आपको ये अरे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।